अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ महमूद। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग जारी है और ये कशीदगी खित्ते को किस खतरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रही है, इस पर तजिया और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। आज सुबह ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, कितने इसराइली हलाक हुए और इसमें कौन सा मोहलिक हथियार इस्तेमाल किया गया। क्या ईरान 1 या 2 दिन में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? जैसा कि आप जानते हैं, कई दहाइयों से ईरान की जोहरी सलाहियत के हवाले से गुफ्तगू की जाती रही है और अमेरिका ने इस पर पाबंदियां भी लगाई और कई बार मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन आज तक ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और भारत कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया। और ईरान से 5 इसराइली जासूस पकड़े गए हैं और इनको कैसे पकड़ा गया है, इसका जिक्र भी वीडियो में आगे जाकर करेंगे। साथ ही साथ भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को वहां इसके ऊपर मॉनिटर बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी और अहम खबर है। भारतीय एयरलाइन का तैयारा तबाह हुआ, जिसमें 242 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए और फिर भारतीय तैयारे में बम की इतला आई थी। अब 2 मजीद तैयारों के हवाले से भारत को बुरी खबरें मिल रही हैं, इसका जिक्र भी वीडियो में आगे चलकर करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ईरान और इसराइल के हवाले से बात करेंगे। ईरान की तरफ से इसराइल पर बमबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ईरान ने आज सुबह 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और इसमें 10 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, जहां दोनों ममालिक एक दूसरे पर मुसलसल मिसाइल और फिजाई हमले कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है और ईरान ने इस हमले में खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें बड़ी तबाही हुई है। कतरी टीवी के मुताबिक इसराइल ने 4 मकामात पर नुकसानात की तफसील जारी करने से रोक दिया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर, बदर और इमाद मिसाइल दागे गए और खबरदार किया है इसराइल को कि बाज ना आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलिक हमले किए जाएंगे। इतलात आ रही हैं कि ईरान ने इसराइल पर जहाज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागा है और साथ ही साथ बड़ी खबर है कि ईरान ने इसराइल के 10 तैयारे मार गिराए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी अभी तक इसराइल की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद तल अवीव और बैतुल मुक़द्दस में सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। तल अवीव में धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए हैं। मिसाइल हमलों में इसराइली जोहरी तंसीबात डेमोना को भी निशाना बनाया गया है। मकबूजा शहर हीफा, तल अवीव और बैतुल मुक़द्दस में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। तल अवीव में धुएं के बादल छा गए हैं। हमले में इसराइल की कसीरुल मंजिला इमारत भी तबाह हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरानी हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल के शुमाली हिस्से में ईरान के जंगी तैयारे देखे गए हैं, जबकि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइली फौज के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम ने अंदिया दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद खित्ते में जारी कशीदगी एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। इसराइल ने फौज को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है। ईरान ने रात के भी तकरीबन 11 बजे के करीब इसराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम के नाम से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में मिसाइलों की बारिश कर दी। हमले में इसराइली डिफेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के लिए बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि उसके पास आयरन डोम है, जो कि अमेरिका के ताउन से बनाई गई है ताकि इनको मिसाइल हिट ना कर सके। और आयरन डोम टेक्नोलॉजी हर जगह पर फेल हुई और पूरे इसराइल में ईरानी मिसाइल कामयाबी से हदफ को निशाना बनाते गए। धमाकों की आवाजें तल अवीव, यरूशलेम और गशदान में सुनी गईं, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया, जिसके बाद शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई। खुद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी अस्करी हुकाम के साथ बंकर्स में मीटिंग करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स बना रखे हैं। उनको इतना खौफ है मरने का। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो लोग सड़कों पर निकल आए और अल्लाह अकबर के नारों से फिजा गूंज उठी और जश्न मनाते रहे। इनमें किसी किस्म का खौफ नजर नहीं आ रहा। ना वो जान बचाने के लिए किसी बंकर में गए, क्योंकि मुसलमान मरने से नहीं डरता, इसलिए मरने का कोई खौफ नहीं होता। इसराइल ने फौज को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया है और ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ताज़ा इसराइली हमले में मजीद 2 जनरल्स, 3 जोहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहीद हो गए हैं।
जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मज़ीद कार्रवाई का भी अंदिया दिया है। ये याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये चंद घंटे की डेवलपमेंट है। ईरान की पासदाराना इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया है और इसराइल पर 300 से ज़ायद मिसाइल दागे जा चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 12 F-35 स्टेल्थ जंगी तैयारे मार गिराए हैं और एक खातून पायलट को हिरासत में ले लिया है। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, हर तरफ चीखो पुकार का आलम है और जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। हर तरफ आग लगी हुई है और धुएं के बादल बुलंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के नजदीक आग और धुआं देखा गया है। कम से कम 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने सुर्ख झंडा लहरा दिया था और कहा था हमारा बदला अभी शुरू हुआ है, हमारे कमांडरों, साइंसदानों और शहरियों के कत्ल का खुमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा और हमारा इंतकाम बहुत तकलीफदेह होगा। और जिसका सारी दुनिया इस वक्त नज़ारा देख रही है कि इसराइल में किस तरह ईरान की तरफ से फिजाई हमले किए जा रहे हैं। इसराइल अब तेहरान को टारगेट करने जा रहा है। इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना था कि अगर ईरान ने मिसाइल हमले जारी रखे तो फिर तेहरान आग के शोलों की नज़र हो जाएगा। फौजी हुकाम के साथ एक जायजा सेशन के दौरान वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरानी आमर अवाम को यरगमाल बना रहा है और एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहा है कि जिसमें वो ख़ास तौर पर तेहरान के रिहायशी इसराइली शहरियों पर मुजरमाना हमलों की भारी कीमत अदा करेंगे। ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिए हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया था, जिसके असरात देखकर दुनिया हैरान रह गई है। ये जदीद और ताकतवर तरीन मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं, जिसमें इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और बहुत ज़्यादा अफराद के मरने की भी इतलात आ रही हैं, जिसको इसराइल इस वक्त छुपा रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान के शहर यज़द में इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने वस्ती शहर यज़द में 5 अफराद को तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन करने पर गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां एक ऐसे वक्त में की गई हैं जब ईरान और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा हैं और दोनों ममालिक जंग की सूरत हाल में हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ये बात दुरुस्त साबित हो गई है कि इसराइली एजेंसी मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने ईरान पर हमलों में बड़ी मदद की और ईरान की कौन कौन सी जगह को निशाना बनाया गया उसको पिन करके इसराइल को बताया गया। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बहुत सारा बारूद गाड़ियों के जरिए ईरान स्मगल किया गया ताकि इसराइल का ईरान पर हमला कामयाब हो सके। चंद साल पहले ईरान के जो सदर थे उन्होंने इसराइली जासूस को ट्रेस करने के लिए एक सेल कायम किया था और उसकी सेल की जिम्मेदारी ये थी कि उसने पता लगाना था कि कौन से लोग इसराइल की मदद कर रहे हैं, उनका पता लगाया जाए और ईरान में कौन कौन से इसराइल के जासूस मौजूद हैं। तो कई सालों के बाद ये पता लगा कि इस सेल का सरबराह ही इसराइली जासूस था। तो जनाब, इसराइली एजेंसी मोसाद इस तरह ऑपरेट करती है। ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान में और कितने जासूस मौजूद हैं जो उनके जर्नैलों के हवाले से, एटमी साइंसदानों के हवाले से, मिसाइलों की लोकेशन कहाँ पर है, डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है और तैयारे कहाँ पर खड़े हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह इसराइल को पहुँचाई जा रही है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फॉक्स न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर ने कहा है कि 7 साल से इसराइल में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया गया है, ऐसा हमला मैंने पहले कभी नहीं देखा और जो मिसाइलों की मिकदार मैंने इसराइल पर जाते देखी है वो बेमिसाल है। तुर्किया उर्दू ने रिपोर्ट किया है कि फॉक्स न्यूज़ का चीफ रिपोर्टर जब ये लाइव बता रहा था कि फौजी हेडक्वार्टर करियान को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जिसे अमेरिकी पेंटागन के बराबर समझा जाता है, तो रिपोर्टर को उसके मुकाम से हटा दिया गया और उसे मजीद रिपोर्टिंग करने नहीं दी गई। दूसरी तरफ ईरान ने खबरदार किया है कि अगर किसी मुल्क ने इसराइल का दिफा किया तो उसके फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया को खबरदार कर दिया है, जबकि अमेरिका की जानिब से यह बयान दिया गया है कि इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसमें हम शामिल नहीं हैं। हाँ, हमें पता जरूर था लेकिन हम शामिल नहीं थे। हमें अपनी फौज अजीज है, हमारी फौजी तनसीबात को निशाना ना बनाया जाए। इन सारे मामलों के बाद अब भारत का एंगल भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि भारत ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखता है और इसराइल के साथ भी। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और चाबहार की पोर्ट को भी भारत ईरान के साथ मिलकर डेवलप कर रहा था। लेकिन इसराइल के साथ भारत के डिफेंस के मुख्तलिफ मुआहदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल हुए थे वो इसराइल के इश्तराक के साथ बनाए गए थे और भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने इसराइल और ईरान दोनों के वज़ीर खारजा से रब्ता किया है। अब भारत के अंदर ईरान के हवाले से क्या माइंडसेट पाया जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये मुस्लिम दुश्मनी नहीं छोड़ सकते।
अब ये ईरान के पास सुनहरी मौका है ये जानने के लिए कि उसके असल दोस्त कौन है। भारत का एक तजियाकार है अभिजीत एयर मित्रा। ये एक कट्टर हिंदू एनालिस्ट है और ये ANI के प्रोग्राम में भी शामिल होता है और ये ANI बीजेपी और मोदी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इस शख्स ने पिछले दिनों औरतों के हवाले से भी बड़ी घटिया गुफ्तगू की थी। उसने कल रात को एक ट्वीट की है, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हिंदू माइंडसेट भारत के अंदर क्या करता है। उसने ट्वीट में लिखा है, ईरान को आपको रोकना चाहिए लेकिन एक हद तक, और ईरान का जौहरी प्रोग्राम अगर तबाह हो जाता है तो हमारे हक में है, भारत के हक में है, लेकिन वहां पर हुकूमत नहीं बदलनी चाहिए चाहे उनका एटमी प्रोग्राम खत्म हो जाए। उसने कहा है कि हमारे हक में है कि शिया सुन्नी फसाद होते रहें। अब आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि भारत में क्या माइंडसेट पाया जाता है और हमें एक ऐसा ही ईरान चाहिए जिसकी मगरिब के साथ न बनती हो। उसने कहा इससे पहले जो शाह ऑफ ईरान होता था वो पाकिस्तान की बहुत हिमायत करता था। कहता है कि ईरान अगर अकेला रह जाएगा जिसकी किसी के साथ ना बने तो वो हर सूरत इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उसके दूसरे ममालिक के साथ मामला ठीक हो गए तो फिर उसकी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ उनका माइंडसेट चेक कर लें, उनके दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। आप अंदाजा लगाएं, यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं और उसको अपनी पड़ी है कि अगर ईरान दुनिया में अकेला रह गया और शिया सुन्नी फसाद होता रहे और ये हमारे हक में बहुत बेहतर बात है। ये है वो माइंडसेट। इस गंदगी का मुसलमानों को पता होना चाहिए कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, वो हमेशा हमारे खिलाफ ही खड़ा होगा और अपने से ऊपर कभी नहीं आने देगा। वो चाहते हैं कि मुसलमान कभी तरक्की ना कर सकें और आपस में लड़ते रहें और ये कभी ऊपर ना आ सके, एक ताकत के तौर पर सामने ना आ सके। अब एक बड़ी खबर से आपको आगाह करता हूं जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। जब इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हुई थी तो भारत ने उसी वक्त ये काम शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और इस सिलसिले में उन्होंने सफारतकारी शुरू कर दी। उन्होंने IMF का प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे रुकवाने की भरपूर कोशिश की। अब इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम आई है और उसने भारत को दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चीन, तुर्की, जापान की मदद से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान को रिपोर्टिंग पर रखा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ रिपोर्टिंग करता रहेगा, इसको ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, जो वो करना चाह रहा था वो नहीं कर सका, जो उनके लिए एक शर्म का मुकाम है। दूसरा, भारत के बारे से एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आप जानते हैं कि एयर इंडिया का जहाज हादसे का शिकार हुआ था और उसके बाद भारत के मजीद 2 जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया है और वो मामला ये है कि सूरत जाने वाली इन दोनों परवाजों को तकनीकी खराबी की वजह से ग्राउंड करना पड़ा। एक परवाज को थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में एक मुश्तबा परिंदा टकराने की वजह से ग्राउंड किया गया। बाद में ये जहाज लैंड तो कर गया लेकिन ये वापस दूसरी फ्लाइट के लिए रवाना नहीं हो सका, इसे ग्राउंड करना पड़ गया। इस परवाज में 180 मुसाफिर फंसे हुए थे जिनको दूसरी परवाज में भेजा गया। इसके अलावा जयपुर से बेंगलोर और सूरत की परवाजें रवानगी में तखीर हुई। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जनाब उसका AC काम करना बंद कर दिया था, तो इसे भी ग्राउंड करना पड़ा और परवाज को 11:30 बजे रवाना होना था, लेकिन वो परवाज इसलिए रवाना नहीं हो सकी कि उसका AC काम नहीं कर रहा था। तो जनाब ये है इनका हाल।